ठीक है सोनी? हाँ सब बढ़िया है सीपी मिश्रा जी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। कौन बनाता है इसको या बनाया किसने? ये एनसीईआरटी के द्वारा निर्मित है ना। एनसीईआरटी बोले तो ऑफलाइन बैच का जल्दी ही बताएंगे, और जो सीटेट के बैच में कुछ दिनों जो है आपकी ये क्लास बंद रही थी क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का टॉपिक चल रहा था, जो ऑलरेडी ही, हाँ वो मैं कराऊंगी सौरभ, जो ऑलरेडी ही आपका हो गया था सीटेट में। तो सीटेट वाले कई दिनों बाद मिल रहे हैं मुझसे, बाकी क्लासेस अब कंटिन्यू हो ही गई हैं। ठीक है जी। छुट्टी तो आपको मिलेगी, करियरविल की तरफ से तो मिलेगी छुट्टी, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन उन छुट्टियों को आप बर्बाद मत कीजिएगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपका जितना भी पेंडिंग रिवीजन है वो कर लो, मल्टीपल रिवीजन, मॉक टेस्ट, दुनिया भर के जो काम पढ़ाई से संबंधित कर सकते हो वो कर लो। जो त्योहार मनाना है वो एक दिन का ही मना लेना, या कम से कम, ठीक है? वो सब हो जाएगा, ये हमारे से चिंता आप मत करो शिवानी, आई विल मेक श्योर। वाईटी पे आप वो देखना पड़ेगा रोशनी, हो सकता है कई बार होता है कि पेडागोजी में अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड ना हो तो इंसान दूसरे ऑप्शन पे ऑप्ट कर लेता है ना, वो देख लेंगे। चलिए, तो अगर हम देखें यहाँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ, ठीक है, ये 2023 में भी आ चुका है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 वाली, उसके बाद ये रिवाइज हो चुका है। नए नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आते रहते हैं समय समय पे, जरूरत पड़ने पे। अगर आप बात करेंगे तो इससे पहले 1975 में जो है एक नेशनल करिकुलम आया था, फिर 1988 में आया था, देन ये 2005 वाले की हम बात करते हैं, 2005 9 में जो आया था, तो ये 4th एनसीएफ था। अब 2023 वाला भी हम पढ़ेंगे, है ना। लेकिन 2009 में भी एक एनसीएफ आया था, लेकिन वो टीचर एजुकेशन वाला था, एनसीएफटीई बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एनसीएफटीई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बोलते हैं उसको। बात सही है या नहीं है? एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो तो आप बिल्कुल मुझे बतला सकते हैं, नहीं तो कोई बात है ही नहीं, आप जैसे कहें वैसे ठीक है ना। तो ये हुई बात एनसीएफ 2005 की, नेशनल करिकुलम यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय नेशनल करिकुलम। ये एक नंबर का सवाल है, ये भी कई बार जब बेकार सा क्वेश्चन पूछना होता है ना, लड्डू सा, बेकार तो क्या कहें, करिकुलम मतलब पाठ्यचर्या। अब जिनको नहीं पता, पाठ्यचर्या जो है वो बड़ी चीज है, किससे? सिलेबस से। सिलेबस इसके अंदर आता है, स्कूल में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सब करिकुलम का हिस्सा है, कदम रखने से लेके बाहर निकलने तक। करिकुलम को हम एक पाथवे, एक रोड मैप कहते हैं, जो जिसके माध्यम से स्कूल में सारी चीजें होती हैं। जैसे आप एक गूगल मैप यूज करते हैं या मैप यूज करते हैं कहीं पहुंचने के लिए, ऐसे ही जो भी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं, यानी जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं, उनको अचीव करने के लिए ये पाठ्यचर्या का प्रयोग किया जाता है। इसको एक रास्ते की तरह, पाथवे की तरह प्रयोग किया जाता है। फ्रेमवर्क मतलब रूपरेखा, कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ाया जाए, ये किताबें यूज की जाएं, ऐसी चीजें होनी चाहिए, लैंग्वेज ऐसे पढ़ाओ, ये सब चीजें जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। एक बुकलेट है प्रॉपर जो एनसीईआरटी से मिलती है, खरीद भी सकते हैं आप, फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ 100 पेज की, 100 120 ऐसे ही कुछ पेज हैं, है ना। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, एनसीएफ पढ़ रहे हैं हम आज, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पर, बहुत बढ़िया अमित, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन से वाला है? 2005, क्योंकि अभी तक भी इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको करना जरूरी है। नहीं तो अब कायदे में जैसे हम 2000 वाला नहीं पढ़ते हैं, सन 2000 में जो एनसीएफ आया ईयर 2000 में, वो हम नहीं पढ़ते हैं। 1988 में आया वो हम नहीं पढ़ते हैं। 1975 में आया वो हम नहीं पढ़ते हैं। रीजन क्या है? अब आउटडेट हो चुके हैं, ये पूछे नहीं जाते पेपर में। लेकिन क्योंकि 2023 वाला जस्ट आया ही है, अभी पिछले ही बार से हमने पढ़ना शुरू किया है, ठीक भाई, 23 है, आने में ही समय लग गया, तो इसको हमने अभी लेटेस्ट पढ़ना शुरू किया, तो 2005 हम अभी भी पढ़ रहे हैं। हो सकता है आज से 4 साल बाद जब मैं पढ़ा रही हूँ तो 2005, वैसे मुझे खुद नहीं पता कि मैं पढ़ा रही होंगी या नहीं, बट मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है ना। अदरवाइज तो कई बार लगता है यार बहुत हो गया, बहुत पढ़ा लिया, हो गया। हाँ,
एनईपी ये कह रही है कि 2000 हर 5 साल में जो है आप एनसीएफ चेंज करो, जो कि पहले से भी प्रयास तो रहा ही है, बट कहते तो बहुत कुछ है डॉक्यूमेंट्स, होता कितना है वो एक अलग बात है। बहुत बढ़िया मोहित। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि 2005 भी अभी हमें पढ़ना है और 2023 तो हमें ऑफकोर्स पढ़ना ही है, इसके बाद पढ़ेंगे लेकिन। ठीक, तो ये एक पाठ्यचर्या है, एक रूपरेखा है, एक फ्रेमवर्क है, एक बुकलेट है, जिसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, कि इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, कि मातृभाषा में पढ़ाओ, ये वो जितने भी बच्चे के पक्ष की बातें वो सब इसमें मैंशनड है। बात सही है नहीं है? ठीक, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये है आपकी कहानी जो हम शुरू करने वाले हैं। अच्छा, बीच में जितने भी लोग जो जो पूछ रहे हैं मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता के चल रही हूँ, है ना। ये क्योंकि कंबाइंड क्लास है, ये जो टॉपिक्स हो रहे हैं वो कॉमन टॉपिक्स हैं जिनको हमें हर जगह पढ़ना ही है ना, और ऐसे पढ़ना है जैसे किसी भी एग्जाम में आ जाए तो आप सॉल्व कर पाएं, क्योंकि टॉपिक अगर सेम है तो वो हर लेवल का पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ और ही पढ़ना होगा आपको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कुछ और पढ़ेंगे आप। हाँ, ये चंदन बिल्कुल पैशन तो है, ऑफ कोर्स, नो डाउट, लेकिन ये अति का कुछ भी अच्छा नहीं होता, ऐसा कहा जाता है ना, अति का कुछ भी भला नहीं होता। तो हालांकि मैंने अब बैलेंस में ले आई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाती हूँ, कम क्लासेस लेती हूँ। अच्छा, ध्यान रखिए माधुरी अपना। तो ईएमआरएस, इसके अलावा अगर हम बात करें DSSS तो कहानियाँ भी शुरू हुई है, टाइम लगेगा, 5-6 महीने लग जाएंगे, सबसे बड़ा सिलेबस ही DSSS का है। मैं ये आपको एक बार में बता दे रही हूँ कि किस किस का सिलेबस कब कब तक खत्म हो जाएगा, ये जो बेचैनी है ना कई लोगों में। ठीक है, सीटेट ये मुख्य रूप से, बाकी ये नहीं कि आप किसी कोई तो एक इन तीनों में से किसी एक बैच में आप होंगे। तो अगर हम देखें ईएमआरएस अगले 1 महीने में हर हालत में खत्म हो जाएगा, एक मैक्स 1.5 मंथ, अगर बहुत छुट्टी या कुछ भी होता है, नहीं तो मैं 1 महीने में मान के चल रही हूँ कि हो जाएगा। ठीक, फिर भी मैंने 1.5 महीना आपको कह दिया है कि 15 नवंबर 30 नवंबर तक तो हर हालत में खत्म हो जाएगा, हो सकता है 15 नवंबर तक खत्म हो जाए जो ईएमआरएस के बैचेज हैं, चाहे वो पेडागोजी स्पेशल है चाहे वो कंबाइंड बैच है, जो भी उसमें ज़रूरी है पेडागोजी के लिए, वो 1.5 महीने में हर हालत में खत्म हो जाएगा, नहीं तो 1 महीना। ठीक, आइडियल टाइम 1 महीना है। DSSS की बात करें, इसको अभी लगेंगे 4-5 महीने, 1 ही महीना शायद अभी आपको हुआ है, तो ये तो अभी समय लेगा, हो सकता है कि फेब तक भी चले, तो ये तो आप मान के चलो कि 4-5 मंथ्स ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत बड़ा सिलेबस है। सीटेट वाले जो बैचेस हैं उसमें क्योंकि कुछ ही टॉपिक हैं जो सीटेट और इनमें कॉमन है ना, जैसे एनसीएफ हो गया वो आपको, तो सीटेट का तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एक इंक्लूसिव एजुकेशन बचता है और 2-3 टॉपिक और हैं उसके अलावा, तो सीटेट का तो सिलेबस खत्म ही मानो, आप ये मान लो कि अगर इस महीने इतनी छुट्टियां नहीं होती तो इसी महीने में खत्म हो जाता। लेकिन फिर भी मैं मान रही हूँ फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर और मैक्स सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, फर्स्ट वीक बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, एंड ऑफ फर्स्ट वीक या बाय द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, यहाँ लिख ही देती हूँ मैं, फिर भी हम मैक्स की तरफ लेके चल रहे हैं, तो नवंबर सेकेंड वीक। अब आप दोबारा बिल्कुल मत पूछिएगा कि किसके बैच में कब सिलेबस खत्म होगा, क्लियर है बात। अब पेडागोजी स्पेशल में अगर आप हैं, तो अगर आप पेडागोजी स्पेशल में तो अगेन उसमें भी समय लगेगा। एक पेडागोजी स्पेशल 12 बैच है जो 2 महीने के अंदर खत्म होना चाहिए, तो ये मैंने आपको सारे ही बैचेस का बता दिया है मोटा मोटा। कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जो कंबाइंड होंगी, नहीं तो जिसके बैच में जो लगनी है क्लास वो वैसे ही लगेगी, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम ऑलरेडी सीटेट में कर चुके थे तो उनकी क्लास नहीं लगी, उनकी कुछ दिन छुट्टियां रही। ठीक है, वो सब करा देंगे यूट्यूब पे, प्रीवियस ईयर करा देंगे ये हमारे, इसका उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, और एक आपको क्वेश्चन की बुकलेट भी दे देंगे, मतलब जिसमें प्रैक्टिस शीट होगी, वो 4-5 महीने के बाद रिवीजन टाइम कैसे मिलेगा, वो आप साथ साथ करते चलो ना बेदा। रिवीजन ऐसा थोड़ी है कि एक दिन 5 महीने बाद आपको याद आएगा कि अब रिवीजन कर लेते हैं। ये जो सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिलती है ये रिवीजन के लिए मिलती है। अब क्या कर सकते हैं, अगर आपका एग्जाम एकदम से अनाउंस हो रहा है और तब आप पढ़ने चल रहे हैं तो फिर उसमें ये रिस्क रहता ही है कि अगर 2 महीने बाद ईएमआरएस का एग्जाम है और वो कहें नहीं नहीं हमें तो एक काम करो 1.5 महीना फ्री दे दो रिवीजन के लिए, तो भाई फिर सिलेबस कैसे खत्म होगा, समझ रहे हो ना। अब सीटेट वालों को मिल रहा है भरपूर टाइम, तो आपके एग्जाम्स पे भी डिपेंड करता है कि आप जब एंड में पढ़ने आएंगे बिल्कुल उसी समय जब एग्जाम कई बार अनाउंस होता है, तो फिर उसमें ये रिस्क होता है कि उतना समय आपको शायद ना मिल पाए जितना, इसीलिए जो लोग पेडागोजी स्पेशल में पढ़ रहे होते हैं साल दर साल, उनके पास इनफ समय होता है, वो पूरा रिवीजन कर चुके होते हैं, फिर लास्ट में कितने बैचेज हैं, सस्ते से बैचेज हैं, तो जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो लास्ट में भी ले लेते हैं कि अच्छा अनाउंस हुआ है चलो अब साथ साथ रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, तो ये स्कूल थोड़ी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे खुद के हाथ में नहीं है चीज़ें, है ना।
कि आपका एग्जाम कब अनाउंस हो जाए और कब ले लें। अगर मान लो ये मैं 4 से 5 महीने कह रही हूँ आइडल टाइम D2SB का, पेपर होने लगे 2 महीने बाद, तो मुझे डबल क्लास लगा के भी ये कंप्लीट कराना होगा। तो सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोलेबल फैक्टर्स नहीं है। तो ये हमारे वाले तो बिल्कुल चिंता करेंगे नहीं, मैक्स 1.5 महीना है, नहीं तो मैं कोशिश करूंगी 1 महीने में खत्म करा दें। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर फिर प्रैक्टिस करने हैं, वो क्वेश्चन भी डलवा दी जाएंगे। बाकी सब भी, किसी को भी टेंशन नहीं लेनी है। ये भी 10 से 15 दिन मान के चलो आप सीटेट में, इससे ज़्यादा नहीं, और कम में ही खत्म हो जाएगा। चलिए, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी एक फ्रेमवर्क है, एक बुकलेट है, एक रास्ता है, एक रोड मैप है, जिसमें ये बताया गया भाई ये करो बच्चे के हित में। और इससे क्या होगा, एक राष्ट्रीय स्तर पे एक पाठ्यचर्या बनाई गई, एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो बच्चे बेहतर सीख पाएंगे। क्योंकि अंत में क्या है, जो हमारा मुद्दा है पूरा एजुकेशन का, ये करिकुलम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, क्यों? कि जो सिस्टम है उसमें बेहतर हो पाए चीजें, है ना, सिस्टम बेहतर हो पाए। ठीक है भावेश, बात क्लियर है इतनी? चलिए, बच्चे के लिए हितकारी हो पाए चीजें, यही कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी पॉलिसी, कुल मिला के निचोड़ है ये एक शब्द में कि आप बच्चे के पक्ष में बात कर दीजिए। आपका क्वेश्चन का जो आंसर है 99% पेडागोजी में सही हो जाएगा कि अगर आपने जवाब बच्चे के हित में दिया है तो, है ना। सिंपल एक लाइन में अगर इसको हम समझें तो ये क्या हो सकता है, कनेक्ट योर सेल्फ एंड द चाइल्ड टू लाइफ इटसेल्फ। यानी आप, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कह रही है, आपका करिकुलम फ्रेमवर्क भी यही कह रहा है, तो इसको एक लाइन में जब मैं समराइज करती हूं तो ये क्या है, कनेक्ट योर सेल्फ एंड द चाइल्ड टू लाइफ इटसेल्फ। यानी आप अपने आप को, स्वयं को और बच्चे को, स्वयं मतलब टीचर, तो बच्चों को और खुद को जीवन से जोड़िए आप, है ना, जीवन से जोड़िए, मतलब बच्चे की रियल लाइफ से जोड़ करके उसको पढ़ाइए, वास्तविक दुनिया से रट्टा मत लगवाइए, बच्चे की रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करिए, संदर्भ में पढ़ाइए या सिखाइए, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, उसके जीवन से जोड़ के पढ़ाइए। कुल मिलाकर के बात यह है, आप एज अ टीचर भी लाइफ को जोड़िए। कल भी जैसे मैं क्लास ले रही थी, अभी मैं कोची घूम के आई हूँ, मुन्नार घूम के आई हूँ, केरला थोड़ा सा घूम के आई हूँ, तो आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे वो डेली लाइफ के। और मेरी पूरी कोशिश रहती है मेरे बैचेस में कि डेली लाइफ से जितने एग्जाम्पल्स, मैं इसलिए आपको बहुत कहानियां सुनाती हूँ, हो सके वो मैं ऐड करूं, क्योंकि सारी शिक्षा का मुद्दा यही है कि बच्चे के जीवन से जोड़ो, रियल लाइफ से, रट्टाफिकेशन नहीं। अगर आप पढ़ते भारत में हो और गांव से पढ़ रहे हो मान लो, और गांव का आपके टीचर को जी भी नहीं पता, या विलेज का वी भी नहीं पता, है ना, ग भी नहीं पता, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसे एग्जाम्पल्स कभी दे नहीं पाएगा जो उसके जीवन से जुड़ सके। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल जो है हम सिर्फ गांव के ही एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि बाकी बच्चे भी हैं क्लास में, तो वो बच्चे को कनेक्ट कर पाए टीचर। तो आप देखेंगे मैं बहुत बार एग्जाम्पल्स में, मैं अमेरिका की भी बात करूंगी एट टाइम्स। अभी कल हम डेनमार्क की बात कर रहे थे कि वहां कैसे हफ्ते में 1 दिन क्लास लगती है, जहां सब बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं। ठीक, मैं गांव की भी बात करूंगी आपसे, मैं दिल्ली की भी बात करूंगी आपसे, मैं कहीं और गई हूं, किसी से और चर्चा हुई है, किसी और राज्य की, किसी और भाषा की, वो बात भी मैं आपको करते हुए मिलूंगी। क्यों? क्योंकि जीवन से जोड़ना है चीजों को, और टीचर को भी खुद को जोड़ना है जीवन से, और बाकी चीजें भी। कई बार मैं आपको इंस्टाग्राम रील्स के एग्जाम्पल देते हुए मिल जाऊंगी, कई बार मैं आपको मूवीज के एग्जाम्पल देते हुए मिल जाऊंगी, कई बार किताबों के देते हुए मिल जाऊंगी। तो वो ऐसा टीचर आपको खुद को कनेक्ट करना है लाइफ से, जीवन से, अपने आसपास के, और बच्चों को भी उनके जीवन से कनेक्ट करना है, रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना है। ये बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज कह रही है, इससे पहले वाली भी कह रही थी, और ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी कह रहा है कि भाई ऐसा करिकुलम बनाओ, ऐसी एक्टिविटीज हो, ऐसा सिलेबस हो जो बच्चे के जीवन से जुड़ के, ऐसे उदाहरण उसमें हो, ऐसे एग्जाम्पल्स हो, ऐसी एक्टिविटीज हो जो बच्चे के जीवन से जोड़ सके उसको। ठीक है, थैंक यू। प्रशंसा अवस्थी कह रही हैं आपसे अच्छी CDP कोई नहीं पढ़ा पाता विद एग्जाम्पल्स। बाकी सब तो फिर इंस्पायर्ड भी है ना काफी लोग, तो वो तो अच्छी बात है, बट कहीं से इंस्पिरेशन लेके, है ना, बेशक क्रेडिट दो मत दो, बट इंस्पिरेशन लेके जो है। एनीवे, नेक्स्ट है एनसी, अब पॉइंट से शुरू करते हैं। NCF 2005 बिगिंस विद अ कोटेशन फ्रॉम टैगोर्स एसे। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो है एक एसे है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, यानी सभ्यता एवं प्रगति। ये एक एसे है जिससे इंस्पिरेशन ली है NCF 2005 ने, सभ्यता और प्रगति भी आप इसको कह सकते हो, सभ्यता और प्रगति, बात सही है, सभ्यता और प्रगति। इन विच ही रिमाइंड्स अस दैट अ क्रिएटिव स्पिरिट एंड जेनरस जॉय, क्रिएटिव स्पिरिट बोले तो रचनात्मक भाव
या भावना और आनंद, ये बच्चे के जीवन का महत्वपूर्ण पॉइंट होने चाहिए। आर कीज इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब 12 साल तक का बच्चा है या जब भी स्कूल में भी पढ़ रहा है। सना कह रही है इंस्पिरेशन लेते हैं पर दिखाते ऐसे हैं कि आप उनकी नकल करते हो। अब ये तो देखिए यही दुखद है बस, इसलिए मैं इन सब में पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि मुझे फर्क क्या पड़ता है ना। जो जानता है वो जानता है, अब इसका क्या वो करना है ना। ये सब यहीं रह जाना है, ये सब ड्रामेबाजी है। आपको लगता है कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं दुनिया में, है ना। तो ये सब पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। है कोई क्रेडिट दे तो भी अच्छा, नकल करे तो भी अच्छा, बुरा कहे तो भी अच्छा, ऐसी तैसी कराए दुनिया, वो वाली स्थिति है ना। कि मतलब जाने दो टाइप्स, खुश रहो। आपको जो अपने जीवन में चाहिए वो आपको मिल रहा है या नहीं ये देख लो। आपको नौकरी लेनी है, आप मेहनत करो, पड़ोसी क्या कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेम है मेरे जीवन में, जो मुझे चाहिए बहुत कुछ मिला है, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, फिर क्रिटिसिज्म भी होता है, लोग कॉपी भी करेंगे, बुरा भी बोलेंगे, ये सब तो होता रहेगा। इसका क्या मतलब, इसको क्या सीरियस लिया जाए, है ना। मुझे मज़ा आ रहा है मैं पढ़ा रही हूँ, नहीं आएगा जिस दिन नहीं पढ़ाऊंगी, बात खत्म है। मेरा जीवन सही चल रहा है, आपका जीवन सही चल रहा है, मेरे थ्रू जिसका जो अच्छा हो सकता है, मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ वो हो। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए मेरे से, बेहतरीन बेहतरीन, खराब खराब, हर तरह के लोगों को जाना ही है ना एक दिन तो। देखिएगा, तो एनसीएफ 2005 बिगिंस विद अ कोटेशन फ्रॉम टैगोर्स एसे। तो ये जो एनसीएफ 2005 है वो टैगोर के एसे में, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक एसे है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, यानी सभ्यता और प्रगति, जिसमें दो चीजों पे फोकस किया गया है, जोर दिया गया है कि क्रिएटिव स्पिरिट एंड जेनरस जॉय, यानी रचनात्मक भावना और आनंद, ये दो की पॉइंट्स हैं चाइल्डहुड में, कि बच्चे को कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करना है नए ढंग से। क्रिएटिविटी क्या है, कुछ नया करना, ठीक है। दूसरा क्या है, जनरस जॉय। बच्चे को आप देखेंगे बचपन में वो आनंदित है, अपना खेल खेल के खुश है। मैं अपना खेल खेल के खुश हूं। अब किसी को कुछ लगे, किसी को कुछ बुरा बोलना है, अच्छा बोलना है, किसी को कॉपी करना है, गालियां देनी है, बहुत प्रेम भी मिलता है, वो सब अच्छी बात है। लेकिन आप, बच्चा इतना नहीं सोचता है कि आज तो गेम जीत गए तो बस जीत ही गए, वो खेलने में बिजी है, उसको मजा खेल में आ रहा है। आपको मजा जब पढ़ने में आएगा, अपने टारगेट सेट करने में आएगा, फिर नहीं आपको पड़ी होगी फलाना इतना पढ़ रहा होगा मैं भी पढ़ लूं। अरे आप पढ़ो ना अपना, आपका टारगेट पूरा हुआ नहीं, आप तो अपना देखो, है ना। दुनिया एग्जिस्ट करती, बाहर में जाए दुनिया, है ना। ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई हमने शुरू किया इतने साल पहले ही, पेडागोजी का जो पूरा चलन है इंटरनेट पे हमारे माध्यम से शुरू हुआ है, इतना बड़ा हुआ। अभी तक भी हालत ये है, 2 साल से तो मैं एक्टिव नहीं हूँ, तब भी जो है इतने लोग, या पेडागोजी की सबसे ज़्यादा देखी गई वीडियोस हमारी हैं यूट्यूब पे, है ना। हमारी में इसलिए बोल रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कौन हूँ क्या मतलब कि मेरी हैं, तो ये मैं तो मुझे बड़ा खराब सा भी लगता है। हालांकि मैंने पढ़ाया अकेले ही उस वीडियो में, मैराथन जो है ना, 1 करोड़ 20 लाख या पता नहीं कुछ 12 मिलियन व्यूज़ हैं उस पर। वो सालों साल से जो है वो वीडियो कंसिस्टेंट है, कि मतलब सबसे ज़्यादा पेडागोजी में देखी गई वीडियो। या लेट्स लर्न की अगर हम बात करें तो 5 मिलियन लोग जो है टीचिंग एग्जाम्स में होते हैं, ये लेट्स लर्न के माध्यम से पता लगा। नहीं तो चैनल्स हैं लेकिन वो बाकी सब एग्जाम्स भी पढ़ाते हैं, तो उसको क्या काउंट करें। हाँ, तो ये सब चलता रहेगा। मैं कुल मिला के जो बात कहना चाह रही हूँ वो ये है कि क्रिएटिव स्पिरिट पे बच्चों की और जेनरस जॉय पे आपको ध्यान देना है। रचनात्मक भावना और आनंद, ये 2 की पॉइंट्स हैं बचपन में। ये सब आपको पेडागोजी के किस सवाल में यूज करने पड़ जाए आपको भी नहीं पता लगेगा। सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल आ गया, आपको वहां यूज करना है कि हाँ यार बच्चों को क्रिएटिव रखना है, यानी कुछ नया नया करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करे। किसी का स्पोर्ट्स में मन लगता है वो खेले, है ना। कोई किसी को ड्राइंग पेंटिंग में मजा आता है, किसी को गाना गाने में मजा आता है, तो अपने तरीके से कुछ एक्सप्रेस करे, ठीक है। फिर अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो जेनरस जॉय, आनंद में रहे बच्चा, अपनी मस्ती में रहे, है ना। दूसरे के साथ रेस नहीं करानी आपको बच्चे को, खुद के साथ, कल से आज बेहतर हुए हो कि नहीं हुए हो, ठीक है। तो ये कहानी है। तो एक तो जो एनसीएफ 2005 है वो किस पे बेस्ड है, इंस्पायर्ड है किससे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का एसे है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सभ्यता एवं प्रगति, जिसमें 2 की पॉइंट्स पे ध्यान दिया गया है कि जो बच्चा है वो क्रिएटिव स्पिरिट रखता है, तो उसकी क्रिएटिव स्पिरिट को मारना नहीं है। कि बच्चा बचपन में दीवारों पे भी कुछ चलाता है तो आप उसको डांटने लगाते हैं, डांट लगाना शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं, करने दो गंदी दीवार, या कोई बुक ला के दे दो उसको, ड्राइंग बुक जिसमें वो कर पाए, ठीक। और क्रिएटिव स्पिरिट और जेनरस जॉय, मजे में है वो, जॉय में है, अपनी धुन में है, अपनी धुन में रहता हूं, ठीक, वो वाली स्थिति उसकी होनी चाहिए।
कोई कह रहा है मेरी इंस्पिरेशन कौन है, बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने सारे टीचर्स को क्रेडिट देती हूँ, है ना। पिछले साल मेरे एक सर हैं दीपक कुमार शर्मा सर, तो हमने केवीएस का सेमिनार किया था दिल्ली में, तो हम बुलाया था उनको हमने प्रॉपर ऑडिटोरियम में, धन्यवाद कहने के लिए, मतलब मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। तो मैं अपने टीचर्स को हमेशा क्रेडिट देती हूँ। एग्जैक्टली दिव्या, बिल्कुल, लेकिन उन लोगों को नहीं देती जो बन के दिखाते हैं कि वो टीचर हैं मेरे, एक्चुअल में उनका कोई खास कंट्रीब्यूशन रहा नहीं, है ना। तो ये एक चीज़ है। ठीक है। अरे कंचन, वो कहीं से भी डिस्कशन शुरू हो जाता है, सारे डाउट थोड़ी पढ़े जा सकते हैं, सारी तो मैं तारीफ भी नहीं पढ़ती, आपको लगता है कि अपनी तारीफ पढ़ लेती हूँ डाउट नहीं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है। कई डाउट भी पढ़े जाते हैं, कई बार कई तारीफ भी छोड़ी जाती हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो व्हाट इज एनसीएफ 2005? है क्या एनसीएफ 2005? एक डॉक्यूमेंट है जो आपको एक रूपरेखा देता है, एक पाथवे बताता है, इस रास्ते पे चलो भाई, ये पढ़ो, बच्चे को ध्यान में रखो, बच्चे को सेंटर में रखो, बच्चे के इमोशंस बच्चे की रियल लाइफ से जोड़ो, बिना बर्डन बनाए उस पर पढ़ाओ, ये सब बातें जो है एनसीएफ आपका कहता है। प्रोफेसर यशपाल ने एक समिति बनाई जिसमें उनको जो है चेयरपर्सन रखा गया इसको बनाते समय। तो प्रोफेसर यशपाल अब तो नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई। एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे जब ये एनसीएफ डेवलप किया जा रहा था। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की जब हम बात कर रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि 1975 में आया जो एनसीएफ है, ये फोर्थ एनसीएफ है अगर देखा जाए तो, इज वन ऑफ द 4 एनसीएफ पब्लिश्ड। अब 5 हो गए हैं क्योंकि 2023 में भी आ चुका है एनसीएफ। तो 1975, 1988, ईयर 2000, है ना, और ईयर 2005 जो कि एनसीईआरटी के द्वारा ही बनाए गए हैं। एनसीईआरटी अब 2005 के बाद 2023 में भी आपका एनसीएफ आ चुका है, तो टोटल आप 5 एनसीएफ के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, ईयर 1975, ईयर 2000, 2005, 2023। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल में नहीं हुई। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो एनसीईआरटी के द्वारा। अगर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है तो वो बनाया जाएगा एनसीटीई के द्वारा, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, जो टीचिंग में जो है सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है या मैनेज करती है। नेशनल, एनसीईआरटी फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी है। 1988 छूट गया, हाँ यू आर राइट, लो 88 भी लिख दिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब। The NCF 2005 document draws its policy basis from earlier government reports on education such as, मतलब अपनी पॉलिसी के बेस जो है NCF ने एक लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट आई थी, यानी शिक्षा बिना बोझ के, कि भाई बच्चे से भारी उसका बस्ता है, बैग है, ये ना हो, जिसकी बात जो जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, जिनकी अभी फोटो मैंने आपको दिखाई। एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जिसको अब रिप्लेस किया है 1986 वाली पॉलिसी को आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। एंड फोकस ग्रुप, तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, एनसीएफ 2005 जो डॉक्यूमेंट है वो ड्रॉ करता है अपनी पॉलिसी का बेस, लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, और फोकस ग्रुप डिस्कशंस जिसके कुछ पोजीशन पेपर्स हैं, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, जिसमें कुछ पोजीशन पेपर्स हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट पे पोजीशन पेपर्स बने हुए हैं कि हिंदी पे अलग, इंग्लिश पे अलग, ये वो एनसीईआरटी के द्वारा ही, वो एनसीईआरटी की वेबसाइट में मिल जाएंगे। द अप्रोच एंड रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ 2005 आर फॉर द एंटायर एजुकेशनल सिस्टम। तो जो भी अप्रोच है या जो भी चेंजेस एजुकेशन में लाने की बात की गई है, रिकमेंडेशंस या सुझाव दिए हैं एजुकेशनल सिस्टम को बदलने के लिए, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, वो एंटायर एजुकेशन सिस्टम के लिए हैं, हमारी पूरी शिक्षा नीतियों के लिए है। हाँ, ये सबको पढ़ना होता है एनसीएफ 2005 भाई। फिर अगर हम बात करें, एनसीएफ 2005 हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया है। इसका
अनुवाद हुआ है एंड हैज इन्फ्लुएंस द सिलेबाई इन 17 स्टेट, 17 स्टेट में जो है इसने सिलेबस को प्रभावित किया है। किसने? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, बार बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल रही हूँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने। नोट्स आपको ऋतिका बाइलिंगुअल मिल जाएंगे। आज की पीपीटी मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, कल से जो है इसको फिर से हम अपडेट करा देंगे कि बाइलिंगुअल ही रहे, आपको दिक्कत ना हो। द एनसीईआरटी, देखिए इस सिलेबस में जहां नहीं भी लिखा हो ना, चाहे केवीएस हो या कोई भी हो, वहां भी ये पढ़ना है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पढ़ने ही होते हैं हमें, सीसीई में कराऊंगी, ईएमआर इसके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन वो पढ़ना है हमें, ठीक है ना? एग्जैक्टली आलोक। तो द एनसीईआरटी गेव अ ग्रांट ऑफ ₹10 lakh टू ईच स्टेट टू प्रमोट एनसीएफ इन द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड टू कंपेयर इट्स करंट सिलेबस। एनसीईआरटी जो है हर एक स्टेट को 10-10 लाख रुपए का ग्रांट दिया कि ये लो भाई वजीफा, और एक काम करो अपने सिलेबस को कंपेयर करो। मान लो उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, अलग अलग स्टेट को 10-10 लाख का ग्रांट मिला, वजीफा मिला, एक तरह से स्कॉलरशिप मिली कि अब अपने सिलेबस को कंपेयर करो कि जो एनसीएफ में लिखा गया है आपका सिलेबस, आपकी किताबें इस हिसाब से बनी है कि नहीं, उनको इस हिसाब से चेंज करो। तो आप देखेंगे, जस्ट गो एंड डू योर बेस्ट, बाकी सब आपके हाथ में नहीं हारेगा। तो हाँ, एनईपी अलग है भाई, एनईपी के सजेशन पे एनसीएफ बनाया जाता है। तो अब इसमें कहा गया कि भाई एनसीएफ एक काम करो, इसीलिए आप देखते हो किताबों में लिखा होता है कि एनसीएफ 2023 को फॉलो कर रही है, अब जो नई किताबें बन रही है एनसीईआरटी की, ठीक। This exercise is being carried out with the involvement of State Council for Educational Research and Training and District Institutes of Education and Training, डाइट्स और SCRT के माध्यम से, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स होते हैं एजुकेशनल ट्रेनिंग के, जो आपकी डीएलएड बीटीसी ये सब कराते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और स्टेट लेवल पे होती है। जैसे एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे है, जो एजुकेशनल काउंसिल है किसके लिए? रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए। ऐसे एससीईआरटी स्टेट लेवल पे होती है, ठीक है ना? आ जाएगी कौशल, आ जाएगी एनर्जी भी धीरे धीरे। चलिए, तो कॉमन सोर्सेज ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट, यानी फिजिकल डिस्कम्फर्ट अब ये क्यों लाया गया, इसकी जरूरत क्या पड़ी, वो सारे मुद्दे हैं कि समस्या थी क्यों पहले, कहां बदलने की जरूरत हमें पड़ी, है ना, बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक तो सारे स्टेट्स को या कुछ स्टेट्स को इसमें से चूज करके 10-10 लाख का ग्रांट दिया गया और कहा गया अपने सिलेबस को, अपनी किताबों को देखो, इस एनसीएफ में जो जो रिकमेंडेशंस हैं कि इस सिलेबस में ये होना चाहिए, इस सब्जेक्ट में ये चेंज होना चाहिए, वो आपकी किताबें इसके हिसाब से है आपका सिलेबस या नहीं। अगर नहीं है तो बदलो, अगर नहीं है सीपी यादव तो बदलो। अगर एनसीएफ के अकॉर्डिंग नहीं है आपका सिलेबस तो नए एनसीएफ के हिसाब से आप देख रहे हैं सिलेबस कम हो रहा है इस साल, क्योंकि एनईपी ने कहा है। अब एनईपी ने कहा है तो नया एनसीएफ लाया गया, अब एनसीएफ जो कह रहा है उस हिसाब से किताबें डेवलप हो रही हैं। तो ये पूरा चक्र है, सिस्टम तो एक सिस्टम के तरीके से चलता है ना। बिल्कुल यजमा, मैंने हजार किलोमीटर, लाख किलोमीटर, 1.25 लाख किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाई है हाईवे पे, मस्त, क्या दिक्कत है। थैंक यू अनुराधा। 10 लाख का ग्रांट दिया गया अलग अलग स्टेट्स को कि अपने सिलेबस को देखो, बेसिकली कैसे आप एनसीएफ को इंप्लीमेंट कराओगे। एससीईआरटी का करिकुलम एनसीईआरटी के क्यों पीछे है? क्योंकि एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे है ना, तो नेशनल लेवल पे जो बॉडी है वो बड़ी है, फिर वो अलग अलग स्टेट्स फॉलो करेंगे तो एससीईआरटी बन जाएगा जो वहां मैनेज करेगा स्टेट में, है ना, ठीक है। देखिएगा, चल रही है दिव्या क्लास। कॉमन सोर्सेज ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट, यानी बच्चों को वहां शारीरिक डिस्कम्फर्ट था, यानी फिजिकली उनको क्या क्या समस्याएं थी जिसकी वजह से एनसीएफ में बदलाव लाए गए। कि लॉन्ग वॉक्स टू स्कूल, दूर दूर जाना पड़ता था, स्कूल है 10 किलोमीटर। अभी जो उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद होने पे जो इतना बवाल हुआ उसका रीजन यही है ना भाई, कि इतनी दूर छोटा बच्चा जाएगा कैसे, संसाधन है नहीं, वो बच्चा आ रहा है सरकारी स्कूल में, उसको आप बंद कर दे रहे हो। हालांकि उन्होंने मना किया है अभी चीफ मिनिस्टर ने वहां के कि नहीं होंगे बंद। तो लॉन्ग वॉक्स टू स्कूल, यानी स्कूल के लिए लंबी लंबी वॉक्स हैं। हैवी स्कूल बैग्स, भारी भारी बस्ते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स थी जिनके सॉल्यूशन के लिए फिर एनसीएफ बनाया गया। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक बिल्डिंग ही नहीं है, कितनी जगह तो ऐसे ही बैठे हैं बच्चे खुले में। इंक्लूडिंग सपोर्ट बुक्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ना कोई लाइब्रेरी है स्कूल में, ना कोई सपोर्ट बुक्स हैं,
है ना। बैडली डिजाइंड फर्नीचर दैट गिव्स चिल्ड्रन इनएडिक्वेट बैक सपोर्ट एंड क्रैम्प्स देयर लेग्स एंड नीज। ऐसा ऐसा तो फर्नीचर है, बच्चे ठीक से शांति से बैठ भी नहीं पाते हैं। तो ये सब समस्याएं थी, जिसके एवज में फिर समस्याओं के समाधान के लिए चीजें होती है ना। तो टाइम टेबल्स दैट डू नॉट गिव यंग चिल्ड्रन इनफ ब्रेक्स टू स्ट्रेच, बच्चों को ब्रेक नहीं मिलता है, ऐसा टाइम टेबल है, बैक टू बैक पढ़े ही जा रहे हैं। मूव एंड प्ले, ना तो गेम्स पीरियड है ना। जो ओल्डर चिल्ड्रन ऑफ प्ले और स्पोर्ट्स टाइम नहीं मिल पा रहा, उनको डिस्करेज कर रहे हैं चिल्ड्रंस को, सॉरी गर्ल्स को ऑप्ट आउट करने के लिए। इसको पूरा पढ़ लेते हैं। टाइम टेबल्स दैट डू नॉट गिव यंग चिल्ड्रन इनफ ब्रेक्स टू स्ट्रेच, मूव एंड प्ले, एंड दैट डेप्राइव ओल्डर चिल्ड्रन ऑफ प्ले और स्पोर्ट टाइम, एंड एनकरेज गर्ल्स टू ऑप्ट आउट। यानी ऐसा टाइम टेबल है जिसमें बच्चों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है ना। तो वहां पे क्या होगा, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने की फुर्सत नहीं है, लड़कियों को क्या करना पड़ रहा है, स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, मजबूर हो जा रही हैं कई बार, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का। स्पेशली फॉर गर्ल्स द एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स। अब आप देखते हैं बहुत सारे स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में स्पेशली सैनिटरी पैड्स मिलते हैं, है ना, सैनिटरी पैड्स दिए जाते हैं। कई बार एनजीओ आते हैं, सरकार की तरफ से आते हैं, ठीक। तो ये सब सुविधाएं ना होने, टॉयलेट ही नहीं है लड़कियों के लिए अलग, ये बाद में बनवाए गए फिर। तो इस सबसे क्या होता है, लड़कियां स्कूल छोड़ने पे मजबूर हो रही थी। वो अभी आएंगे भवानी उस पे। कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी ये जो मुर्गा और मुर्गी बनाया जा रहा था बच्चों को, ये सब ना हो। बीटिंग, ऑकवर्ड फिजिकल पॉस्चर्स। ऑकवर्ड फिजिकल पॉस्चर क्या है, मुर्गा बना दिया बच्चों को, आपने शायद कभी देखा हो, देखा ही होगा आपने, है ना। लड़कियों को हाथ ऊपर करके खड़े करा दिया, तो खड़े ही है बच्चे क्लास के बाहर। हालांकि कुछ बच्चे एंजॉय करते हैं उस चीज को, बट वो तो उनका अपना क्या कहते हैं, तरीका है डील करने का, लेकिन ये सही थोड़ी बच्चे के लिए। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट, जो ये दंड है जिसमें मारपीट या आप आंखें दिखा रहे हो व्हाटएवर, ये बैन है। ये सब किया कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इनको हटाओगे तब जाके बात बनेगी। अच्छा, कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं 5 एनसीएफ के, है ना। ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना, यानी कनेक्ट नॉलेज इन क्लासरूम टू द लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम। यानी जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के जीवन से जोड़िए, ये एनसीएफ कहता है। तो ये अभी हमने कुछ समस्याएं पढ़ी कि भाई ये समस्याएं थी, इन सब के सॉल्यूशन के लिए हम एनसीएफ को लेके आए कि लड़कियों के लिए टॉयलेट अलग से नहीं थे, सैनिटरी पैड की सुविधा नहीं थी, ऑकवर्ड पोजीशंस में मुर्गा मुर्गी बनाया जा रहा है उनको, सही से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, बैठने के लिए सही चेयर टेबल नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे स्कूल्स में तो आज भी आप जाएंगे गाँव में तो वो दरी बिछा के, दरी भी छोड़ो, वो एक वो आता था पतला सा एक लाइन जैसा, उस पर बच्चे बैठते हैं, है ना। पेट में चिमाटी काटते थे सर, आलोक कह रहे हैं। तो ये तो स्थिति है। कोई कह रहा है देखा नहीं है, दीपक कह रहे हैं बने भी हैं। हाँ, तो मुझे तो वो इतना इंटरेस्टिंग लगता था मैं बचपन में कि मैं तो चाहती थी कोई मुझे मुर्गा बनाए। तो बेसिकली वो कुछ बच्चे हैं जो इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो बहुत बच्चों के लिए वो समस्या है। शाहजेब भी कह रहे हैं हम भी बने मुर्गा, बताओ। अर्पिता, देर आर मल्टीपल वेज, आपको देखना पड़ेगा बच्चों को इंटरेस्ट है किस चीज में। हाँ, दिल्ली में करेंगे भाई D+B का ऑफलाइन बैच। हमें तो बातें बनाते थे तो मजा आता था। हाँ, हम भी चाहते थे कि भाई टीचर जो है बाहर भेजे, कभी तो मौका मिले। तो 4 बच्चों में से एक बुक नहीं लाया, तीनों बाहर खड़े हैं मजे में। तो एक आध बार ही हुआ, हालांकि मैं तो ठीक ही थी, मेरी शिकायत आती नहीं थी स्कूल से। तो वो जो है आपकी ये सब चीजें, कोई कह रहा है टाट होती थी। आ जाओ यार, आप लोग हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल का यही हाल है हिमांशी, बहुत जगहों पे ऐसा ही है। मतलब मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ी भी हूँ, है ना, मेरे मामा जी के स्कूल में भी मैं कुछ साल पढ़ी हूँ। इसके अलावा जो है देखे हैं गांव के स्कूल से बहुत क्लोजली, तो वो सब तो है ही। बहुत स्थिति तो बहुत खराब है बहुत जगहों पे, ठीक है। इतना पढ़ के अंश का प्रीवियस ईयर लगा देना, हो जाएगा। थप्पड़ मिला है मुझे काम पर। हाँ देखो, तो ये सब चीज़ें कितनी अभी तक भी आप लोग अगर बता पा रहे हैं, तो अब आपको आगे ये नहीं करनी है। डील करना मुश्किल होता है बच्चों से, क्योंकि आदत हो जाती है उनको, जिस टीचर से वो डरते हैं कई बार उसी की बात मान लेते हैं। लेकिन आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि इन सब चीज़ों, ये आपको अपनाना नहीं है मारपीट और ये आंखें दिखाना और डर बैठाना बच्चों में, लेकिन कोशिश वो सिचुएशन के हिसाब से होती है। कई बार जब आपके स्कूल में जो है क्या कहते हैं उसको, नहीं मैं मस्ती करती थी, उतनी करती थी कि नज़र में ज़्यादा नहीं आऊँ, मतलब बैलेंस में स्कूल में ना। तो वैसी सी ही चीज़ है। वो कुछ बच्चे होते हैं वो मस्ती भी कर लेते हैं,
अगर हम देखें यहाँ तो एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत यानी गाइडिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं हम इनको इंग्लिश में, 5 हैं ये टोटल। सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के इन्हीं से आ जाते हैं जब एनसीएफ पे आने होते हैं ना। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स आज वाले एनसीएफ के लिए भी आपको याद रखने हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल्स यानी मार्गदर्शक सिद्धांत, इन पे बेस्ड है पूरा एनसीएफ, इन 5 सिद्धांतों पे। पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, ज्ञान को विद्यालय के बाहर यानी स्कूल के बाहर, लाइफ आउटसाइड द स्कूल से आपको कनेक्ट करना है। नॉलेज को जो आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो उसको आपको रियल लाइफ से जोड़ना है, जीवन के साथ जोड़ना, यानी कनेक्ट करना है, ब्रिज बनाना है। जितना कंफर्टेबल बच्चा जो है वो स्कूल में है, सॉरी घर पे है, उतना ही वो स्कूल में भी कंफर्टेबल हो। समझ रहे हो बात को? तो ये एक चीज ध्यान में रखनी है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे है, यानी मेक श्योर करना है आपको कि जो लर्निंग हो रही है वो रटने के बाहर है, रटना ना पड़े। नॉलेज मिले बच्चे को, रटंत विद्या नहीं, उसको नॉलेज नहीं कहना है आपको, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ये सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे है, जो लर्निंग हो रही है वो रोट लर्निंग ना हो, मीनिंगफुल लर्निंग हो। कोई कह रहा है आप तो इंट्रोवर्ट हो, फिर मस्ती कैसे करना? इंट्रोवर्ट्स के अपने तरीके होते हैं यार मस्ती करने के, हाईली इंट्रोवर्ट थोड़ी हूं मैं। चलो खैर, हालांकि एक बार मुझे जांच करानी होगी एक्चुअल में कि मैं इंट्रोवर्ट कितनी हूं और कितनी नहीं। ठीक, क्लियर है बात? वीक में एक बार भी लगा सकते हो मुकर्रम, पहले सिलेबस कवर कर लो। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे है, यानी रोट लर्निंग से आगे ले जाना लर्निंग को, रट्टाफिकेशन से बात ना बने। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। मतलब आपको एनरिच करना है करिकुलम को, ऐसा करिकुलम होना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसा सिलेबस हो स्कूल में, सब कुछ सारी चीजें पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न होकर, यानी सिर्फ बुक्स पे बेस्ड ना हो, जो बुक में लिखा है सिर्फ उतना ही ना पढ़े बच्चा। बच्चों का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी करिकुलर प्लस को करिकुलर सारी एक्टिविटीज हो, पेन पेपर टेस्ट भी हो, एक्टिविटीज भी हो, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बात सही है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, हाँ बिल्कुल सुमित। तो अगर हम बात करें यहां तो ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना, यानी लाइफ आउटसाइड द स्कूल से आपको कनेक्ट करना, रटवाना नहीं है, रटने की विधियों से परे ले जाना है। पाठ्यचर्या को समृद्ध, एनरिच्ड करिकुलम होना चाहिए जिसमें सब कुछ हो, किताबों में भी जो लिखा है वो भी पढ़ रहा है बच्चा, फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा है, उसके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, जिस चीज में उसको इंटरेस्ट है उसमें भी आप उसको इन्वॉल्व करा रहे हो, एक्टिविटी करा रहे हो। ठीक है बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना, यानी आपको क्या करना है, जो एग्जाम्स हैं उनको और अधिक लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाना है ना, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है सिस्टम में, और जीवन के साथ, कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना है। जो एग्जाम्स हैं वो जो बच्चा डेली लाइफ में सीख रहा है उसी में सीखते सीखते वो पेपर भी दे रहा है, ऐसा नहीं है पेपर जो है रट के देना पड़ रहा है और जो सीख रहा है वो काम ही नहीं आ रहा। देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना, मतलब कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट है, इंटीग्रिटी है उसमें, देश के प्रति जो एक भावना है अच्छी वो इनकलकेट आप कर पाए, है ना, एक आइडेंटिटी उसकी बन पाए कि वो देश का एक अच्छा नागरिक है। अब ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, इनको फिर से रिपीट कर लेते हैं इंग्लिश में भी। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, आपको जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हो वो रियल लाइफ से आप कनेक्ट करो उसको, है ना, जीवन से कनेक्ट करो। एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, यानी इतना एनरिच करो आप करिकुलम को कि टेक्स्ट बुक के बाहर जीवन से जोड़ के आप एक्टिविटीज से भी सिखा रहे हैं। हाँ वो कैप याद रखना है, क्या है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, यानी दिमाग का भी इस्तेमाल, इमोशंस भी जोड़ रहे हैं क्लास में, मन भी लग रहा है और फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा है बच्चा। एंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड्स, रटने वाले मेथड से आपको दूर ले जाना है लर्निंग को। एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाना है, रियल लाइफ से जोड़ना है। नर्चरिंग एन ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, जो हमारा देश है जिसमें विविधता में एकता की बात करते हैं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार हो, डेमोक्रेसी हो, ये सब आइडेंटिटी में हो बच्चे के, तो वो सिर्फ अपनी ही अपनी ना चलाए। ठीक है, क्लियर है? अब इनको अगर आप ऐसे एक एक करके देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो,
टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड, यानी रट्टाफिकेशन से दूर ले जाना है लर्निंग को, ये हुआ एक गाइडिंग प्रिंसिपल। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, जीवन के बाहर की दुनिया से जोड़ना है नॉलेज को आपको जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हो। टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, जो एग्जामिनेशन है उनको इंटीग्रेट करना क्लासरूम में और फ्लेक्सिबल बनाना, लचीला बनाना एग्जामिनेशन के सिस्टम को। कभी एफए हो रहे हैं, कभी यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो साल भर कुछ कुछ चलते रह रहा है, ऐसा नहीं है अचानक से एक ही दिन साल में बस एंड में एक एग्जाम हो रहा है, ठीक है। फिर आता है टू एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, ऐसा करिकुलम आप बनाइए कि जीवन से जुड़े वो, उसके तीज त्योहार जो भी चल रहा है उसके जीवन में वहां भी वो कनेक्ट कर सकें आप। नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, बेसिकली एक ऐसा जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल नागरिक भी आपको बनाना है जो अपनी भी एक पहचान रखे और कंट्री में भी क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीएफ, यानी नजरिया क्या है एनसीएफ का, तो टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वही 5 जो हमने अभी किए हैं। द फीलिंग ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड शुड बी लिमिटेड, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये जो फीलिंग ऑफ पनिशमेंट है कि यार मुझे तो डांट ही पड़ती रहती है स्कूल में, कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो जहां दिख जाते हैं टीचर डांट के चला जाता है या चली जाती है ना, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि फीलिंग ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड शुड बी लिमिटेड, ये एनसीएफ कह रहा है कि बहुत ज्यादा ना तो ऐसा हो कि सजा ही महसूस हो रही है बच्चे को कि हर टाइम यार पनिशमेंट ही मिलती रहती है, पनिशमेंट के खौफ में ही है वो, और ना ही बहुत ज्यादा हर टाइम पुरस्कार के ही लालच में जिए, है ना। अगर आपको हर दिन पुरस्कार तो नहीं मिलता हर चीज के लिए, भाई आप सुबह उठे, आप जिम गए, आपने खाना खाया, आपने खाना बनाया, आपने किसी से प्रेम से बात की दो, है ना, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, प्रेमी, वॉटेवर, ठीक। अब हर चीज के लिए रिवॉर्ड थोड़ी मिलेगा, तो बच्चे में अगर आपने सिर्फ रिवॉर्ड की आदत डाल दी तो फिर वो कितने रिवॉर्ड पे अंत होगा उसका, फिर तो जितना मिलेगा उतना कम है। तो इसका मतलब, और ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, है ना। तो बेसिकली ये जो पनिशमेंट और रिवॉर्ड की जो फीलिंग है, सजा व पुरस्कार, दंड की जो फीलिंग है, दंड एवं पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए, बहुत ज्यादा ओवर यूज ना करें। जॉय ऑफ लर्निंग, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए सीखने पे फोकस करें, ठीक है ना। वो हम देख लेंगे अंशिका, टेंशन ना लो आप, ठीक है। तो ये चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो पनिशमेंट और रिवॉर्ड की फीलिंग है कि हर टाइम बच्चों को ऐसे दंडित भी महसूस ना हो और बहुत हर टाइम वो रिवॉर्डेड ही फील ना करता रहे, है ना, कि फर्स्ट इसीलिए आना है क्योंकि रिवॉर्ड मिलेगा, उसको मजा भी आए सीखने में। तो ये बहुत ज्यादा रिवॉर्ड का लालच और बहुत ज्यादा डर की फीलिंग, इन दोनों से ही हटके उसको मजा आए, जॉय ऑफ लर्निंग उसमें आप विकसित कर पाए, इस चीज पे जोर देना है ना, सीखने के लिए सीखना। जेपी नायक ने एक ये एजुकेशन का ट्रायंगल दिया है जिससे सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। जेपी नायक हैज डिस्क्राइब्ड एज द एक्सक्लूसिव ट्रायंगल फॉर इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन के लिए जेपी नायक एक एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्रायंगल दिया है इक्वालिटी यानी समानता की, जिसमें बात है कि यार बच्चों को समानता का अनुभव हो, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो अमीर परिवार से आता है, तो इसीलिए हम यूनिफॉर्म की भी बात करते हैं स्कूल में, यूनिफॉर्म की एज इन कि भाई एक यूनिफॉर्म है यार स्कूल की हमारे यहाँ मोस्टली, बाहर की कंट्रीज में आप देखेंगे वहां यूनिफॉर्म नहीं होती है। आप वो स्टूडेंट कौन सी थी वो आलिया भट्ट और ये लोग जो पहली मूवी में आए थे जब, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो हमारे स्कूल्स वो वाले स्कूल्स नहीं है कुछ भी पहन के जाओ, हमारे यहाँ यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्यों है भाई, कोई बच्चा गरीब है, कोई अमीर है, कोई कैसा है, मतलब क्या स्थिति से आया है, ये सब फर्क ही नहीं पड़ता, सब सेम कपड़े पहन के आएंगे। उसका रीजन यही है कि इक्वालिटी महसूस करे हर बच्चा, जब क्योंकि स्कूल में वो पढ़ने आ रहा है, मुद्दा जो है मेन वो पढ़ना है। क्वांटिटी की जब हम बात करें, जो अलग कंट्रीज हैं जहां संसाधन पूर्ण है, चीजें सही है, हम डेवलपिंग नेशन है, वहां चीजें अलग हैं। क्वांटिटी यानी मात्रा, सही मात्रा में समानता के साथ शिक्षा मिले, क्वालिटी गुणवत्ता भी होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन सही मात्रा में सभी को मिले, ये ट्रायंगल है जेपी नायक का एजुकेशन को लेकर के कि क्वालिटी हो, हर बच्चा एजुकेशन पाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो, मतलब सही मात्रा में समानता के साथ गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी जो है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन बोल देते हैं कई बार, इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, तमन्ना है ना, कई बार हम डिसिप्लिन बोल देते हैं किसी सब्जेक्ट को, है डिफरेंस, बट आपके काम का इतना कुछ है नहीं। लर्निंग एंड नॉलेज,
भाई सीखना और ज्ञान क्या है? द करिकुलम शुड फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास हो बच्चे का, ऐसा करिकुलम आपका होना चाहिए। टू एनहेंस फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास प्रॉपर हो सके, है ना, और दोस्तों के साथ जो सामाजिक विकास होना है इंटरेक्ट करके वो भी हो सके, इस चीज पे फोकस किया गया है। सर्वांगीण विकास यानी बच्चे का मन, शरीर, दिमाग, ये सब जुड़ करके बेहतर बन पाए, ऐसी लर्निंग एंड नॉलेज दी जाए, ये कह रहा है आपका एनसीएफ। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हैज टू बी पार्ट ऑफ द करिकुलम, यानी रचनात्मक अधिगम, ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, अच्छी लाइन है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हैज टू बी पार्ट ऑफ द करिकुलम, यानी रचनात्मक अधिगम, रचनात्मक अधिगम पाठ्यचर्या का हिस्सा बने, यानी लर्निंग जिसमें कुछ नए नए ढंग से, नए नए पन से कुछ आप कर पा रहे हैं। जिस कंस्ट्रक्टिव लर्निंग जो मीनिंगफुल है, जिसका कोई अर्थ है, जो जीवन से जुड़ी हुई है बच्चे के, है ना, रट्टाफिकेशन नहीं है। कंस्ट्रक्टिव मतलब जिसमें बच्चा कुछ कंस्ट्रक्ट करे, एक्टिवली सक्रिय रूप से कुछ करके सीख रहा हो, लर्निंग बाय डूइंग हो रही हो। मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम, ना कि रोट लर्निंग। दो प्रकार की लर्निंग हम जनरली पढ़ते हैं कि एक तो है रटना, जिसको हम रोट लर्निंग कहते हैं, दूसरा है मीनिंगफुल लर्निंग, जो उसके जीवन से जुड़ जाएगा वो मीनिंगफुल हो जाएगा, जिसे सिर्फ रटते रहना पड़ेगा, जीवन से नहीं जुड़ रहा, कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो रट्टाफिकेशन है। तो मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम जो जीवन से जुड़े बच्चे के, हो जाएगा आयुष वो भी। इनोवेटिव मेथड्स, एग्जैक्टली, कुछ नया ढंग से सिखाना। तो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हैज टू बी द पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो जब आप सिखा रहे हैं तो इस तरह से सिखाना है कि बच्चा कुछ कंस्ट्रक्ट करे, कुछ बनाए, कुछ नया सीखे, सक्रिय रूप से सीख पाए। अच्छा, जो एनसीएफ है वो आपका एक स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, जिसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, रचनावाद, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नॉलेज की तभी बात कर रहे हैं। तो ये बेस्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म पे, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। अभी भी जो एनसीएफ है वो इसी बात को तो मानेगा ही, रचनावाद, यानी बच्चा ज्ञान का सृजन या रचना कर सकता है, ये बात रचनावाद मानता है, जिसके जो एक सपोर्टर हैं या थॉट प्रोसेस को जो मानते हैं, प्याजे भी हैं जिसमें, वाइगॉत्स्की भी हैं, कि बच्चा एक्टिवली लर्निंग कर सकता है, बच्चा करके सीखेगा, बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं अपने अनुभव के माध्यम से। भाई आप बच्चे ने देखा एक गाड़ी आई, अच्छा उसने खोला, चाबी लगाई, ये किया वो किया, मान लो गलती से टूट भी गई, लेकिन अपने अनुभव से उसने सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण किया, अपने अनुभवों के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। तो कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एनसीएफ बेस्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म पे, ये इंस्पायर्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म की विचारधारा से। और अगर मैं बात करूं तो ये टीचर को, रोल ऑफ अ टीचर क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से या रचनावाद के हिसाब से, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर, यानी शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, वो एक डिक्टेटर होना चाहिए, डिसिप्लिनेरियन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो फैसिलिटेटर होना चाहिए। तो रोल ऑफ अ टीचर, रोल ऑफ अ टीचर इज ऑफ अ फैसिलिटेटर, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, यानी सुविधा दाता होना चाहिए, टीचर को सुविधा प्रदान करे। जैसे एक माली जो है, एक माली जो है क्या करता है, जो आपका पौधा है उसको सही टाइम पे पानी देगा, खाद देगा, जो एक्स्ट्रा घास उगाएगी उसको हटा देगा, है ना, मतलब सही माहौल देगा। ऐसे ही टीचर को भी स्टेज सेट करनी है, माहौल सही देना है जहां बच्चा फल फूल सके। जबरदस्ती नहीं, माली जो है बढ़ा के पेड़ को एक दिन में कि सारा खाद आज ही डाल देता हूं, है ना, आज ही हो जाए ये जो होना है। तो सुविधा दाता, और आपको देखना है कि हर एक पौधे के लिए अलग अलग चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। किसी पौधे को ज्यादा सनलाइट चाहिए होती है, किसी पौधे को पानी ज्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, किसी को सनलाइट नहीं चाहिए होती है, इंडोर प्लांट है। तो आपको बच्चे का नेचर समझना होता है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब माँ बाप जो है जबरदस्ती, इसके बच्चा फर्स्ट आ रहा है तुम्हें भी फर्स्ट आना है, ये करना है। अरे भाई बच्चा तो देख लो, कोचिंग के लिए लगा देंगे 2-2 लाख रुपए, आईआईटी जेई और नीट और फलाना और यूपीएससी, और बच्चों को वहां भी नहीं पढ़ना, उसको आके अपना टाइम पूरा करके चले जाना, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है वो करने में। आप तो जबरदस्ती उसको कह रहे हैं, तो आपको बच्चा भी तो देखना है कि उसका इंटरेस्ट, यदि मान लो कोई और स्किल सीखने में, तो वो सिखाओ यार, बच्चे को तो देखो। जबरदस्ती क्यों सबको जो है एक ही पायदान में डाल के या एक ही बॉक्स में डाल के और फिट करते रहना है, ठीक है ना।
तो सूख जाएगा। अगर जिस पौधे में पानी कम डालना था आप ज्यादा डाल दोगे वो सूख जाएगा, जिसमें ज्यादा डालना था उसमें कम डालोगे तो अगेन सूख जाएगा, फल फूल नहीं पाएगा। उसी तरह से बच्चे को समझना है आपको एज अ टीचर सारे, तभी तो हम शर्मा जी का बेटा और वर्मा जी की बेटी अगर हम कंपेयर करते रहेंगे तो हम गलत कर रहे हैं वो, है ना। तो अगर हम देखें तो रोल ऑफ अ टीचर क्या है, एज अ फैसिलिटेटर, सुविधा दाता की भूमिका होनी चाहिए टीचर की, कि आप तो सुविधाएं दे रहे हैं, मैं तो आपको नोट्स दे सकती हूँ, अच्छे तरह से समझा सकती हूँ, अलग अलग एग्जांपल्स दे सकती हूँ, क्लासेस ले सकती हूँ, आपके पेपर थोड़ी दे के आऊंगी। तो एक बार नहीं तो 4 बार किसी बात को समझा जा सकता है ना। लाइव क्लास हो सकती है, रिकॉर्डेड भी मिल सकती है, लेकिन वो हर व्यक्ति को अपने हिसाब से समझनी है। तो टीचर को बच्चे की क्षमताओं को समझना होता है। किसी को स्पोर्ट्स में हो सकता है कोई बच्चा अच्छा कर सकता है, आपको उसको वहां भेजने की बजाय जबरदस्ती मैथ्स पढ़ाने में लगे हुए हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट छोड़ के कुछ भी कराते रहते हैं हम, तो सचिन तेंदुलकर तो नहीं बनते, हो सकता है कुछ और बन जाते। वो 3 इडियट वाली जो बात है, तो टीचर को फैसिलिटेटर सुविधादाता बनना है, आपको माहौल सेट करना है, आपको वो सब कुछ देना है जहां वो फल फूल सके, एनवायरमेंट अच्छा देना है, फैसिलिटेट करना है, डिक्टेट नहीं करना है, हिटलर नहीं है आप, ठीक है ना। तो हर बच्चे की अपनी यूनिक कैपेबिलिटीज होती हैं, आपको उसके इंटरेस्ट को, उसकी रुचि को, उसके एप्टीट्यूड को, यानी उसके अंदर किस तरफ अच्छा करने की क्षमता है उसको एप्टीट्यूड कहते हैं, अभिवृत्ति, उस तरफ उसको लेकर के जाना है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। डोंट मिसअंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन एज नॉलेज, इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ भी एक हो सकता है, एक सूचना का जो टुकड़ा है, कोई भी सूचना, कोई भी बात जो किताब में लिखी हुई है या कहीं पे भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ ली मान लो, तो वो सूचना है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन नॉलेज हो जाएगी, इस बात को हमें कंफ्यूज नहीं करना है। नॉलेज कोई चीज तब होती है जब वो आपके जीवन से जुड़े। अगर आपका कोई अनुभव ही नहीं है, आपके जीवन से ही नहीं जुड़ी कोई चीज, तो वो नॉलेज नहीं बन पाएगी। इन्फॉर्मेशन जस्ट इन्फॉर्मेशन है वो, कि आपने गूगल से पढ़ लिया किसी चीज के बारे में, जबकि आपने अगर वो आसपास देखी होती है, जिया होता है उस चीज को, तो वो डिफरेंट होती है। तो नॉलेज क्या है, जो जीवन से जोड़ के हम समझा पाए, नहीं तो वो मियर इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को डिफरेंशिएट करना है, ये बात आपकी कह रही है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। फिर अलग अलग सब्जेक्ट में इसमें बात हुई है, लैंग्वेज को लेके, मैथमेटिक्स को लेकर के अभी भी बहुत सारे गार्जियन ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रखते हैं, वो है। और वो मुझे बहुत दुख होता है कई बार ये सब देख के। देखो, सोसाइटी रातों रात नहीं बदलती है, मेरे और आपके थोड़ा थोड़ा बदलने से, अपना जीवन वैसे जीने से, जैसा हम चाहते हैं कि दुनिया जैसी हो वैसे आप बन पाए, उससे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आएगा। रातों रात कोई अचानक परिवर्तन नहीं हो रहे, लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है परिवर्तन में, है ना। पैसा, मोह माया, ये वो फलाना ढिमका कुछ भी करके, जो लोग बहुत ईमानदारी की बात करते हैं, 2 मिनट में मौका मिले सबसे पहले बेईमानी यही करें, है ना। तो स्थिति तो ऐसी है। तो यहाँ पे बात यह है कि वो ज्यादा उम्मीदें रखने से कुछ होना नहीं है, लेकिन उम्मीद अपनी नहीं खोनी है, कि आप जो कर सकते हैं अपने हिस्से का परिवर्तन आपको लाना चाहिए। नहीं तो जेंडर को लेके, इक्वालिटी की सिर्फ बातें हैं कि लड़के लड़कियां बराबर हैं, आप देखो एक्चुअल में घरों में जाके पता लग जाएगा आपको कितने बराबर हैं, कहने से थोड़ी होता है ना। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, जहां आपको बाहर से लगेगा बराबर है, वहां भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक। और अगर हम बात कर रहे हैं इस चीज की कि जो आप ऑर्थोडॉक्स होने की बात कर रहे हो, तो वो है समाज के शिकार हैं आधे से ज्यादा लोग, है ना। उनको लगता है समाज क्या कहेगा, 4 लोग ठीक से नहीं जानते हैं और समाज की इतनी चिंता है, ठीक है। आप जो कर सकते हैं एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ भाई बहन, जो भी आप अपने जीवन के माध्यम से जो भी परिवर्तन कर सकते हैं वो करिए। बहुत ज़्यादा बेचैन रहने से कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट ऐसा नहीं आ जाएगा कि आप दुनिया बदल देंगे रातों रात। आप घर में जरा सी चीज़ बदलने चलेंगे ना, आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि कहने की बातें अलग होती हैं, करने की अलग होती हैं। हालांकि आप अपने जीवन में ये करें, मैं ये नहीं चाहूंगी, बट एज अ सोसाइटी ऐसी चलती हैं चीज़ें, बातें बहुत बनाते हैं लोग, और जो है एक्शंस में चीज़ें अलग हो जाती हैं। एग्जैक्टली तो आप अपना जीवन देख लीजिए, ऐसे ही सब अपना अपना जीवन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाएं, अपने आसपास के लोगों का जीवन बेहतर बनाएं, सब धीरे धीरे बदलेगा। जहां आपको मौका मिले वहां आप अड़े रहिए अपनी वैल्यूज पे। चलिए खैर, अब ये सब्जेक्ट्स की बात जो है हम कल की कक्षा में करेंगे। आज हमने एकदम